Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से रिलेटेड ऑफ मई मंथ. ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स. नोट्स ज़रूर बनाइएगा. कुछ पहले हम इससे वीडियो को स्टार्ट करते ही हम पहले इंडेक्सेस डिस्कस करेंगे जिसमें इंडिया की रैंक के बारे में हम पता करेंगे कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इंडिया की क्या रैंक रहेगी और इसमें टॉप किसके द्वारा किया गया है. ये कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. एंड इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है कि ये पूछ लेंगे कि इंडिया की क्या रैंक है, ये पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, या फिर इसमें किस कंट्री ने टॉप किया इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. ठीक है फ्रेंड्स.
और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, जाके आप मेरे को फॉलो कीजिए। एंड आप कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज हैं या प्रॉब्लम से रिलेटेड या गवर्नमेंट प्रिपरेशन, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई। जैसे आप इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन सी कंट्री कितना वर्क कर रही है, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर रही है, कि क्या वहाँ की कंपनियां अपने जो आगे वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं क्या उनको इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल रही है, क्या उन पे वर्क करने की बात कर रही है या नहीं कर रही, या अभी भी पॉल्यूशन नहीं कर रही है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स रिलीज किया गया येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक रही 180th। और अभी इंडिया इससे नाखुश था क्योंकि पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश की रैंक इंडिया से कम दे रखी थी, अराउंड 177 एंड 176 की। ठीक है, फिर आ जाते हैं डेनमार्क। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट आ जाता है नेस्टा, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिलीज की गई। और इसमें टॉप कौन सी स्टेट ने किया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया यहाँ पर। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स के बारे में, किसके द्वारा रिलीज किया गया, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया और बताया गया कि इंडिया की रैंक आ जाती है थर्ड पोजीशन, इंडियन एयरफोर्स की रैंक है थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड। और टॉप पर जो कह सकते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल एयरफोर्स है वो कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है कि जैसे कि कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप देखते हैं टूरिज्म बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखें श्रीलंका। श्रीलंका की कंट्री हेविली डिपेंडेंट थी टूरिज्म सेक्टर पे, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पर टूरिज्म बंद हुआ और उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इवन इन इंडिया अगर हम देखें, जैसे स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टेट्स हैं ये हेविली डिपेंडेंट है टूरिस्ट सेक्टर पे। यहाँ पे जब टूरिज्म सीजन होता है तो टूरिज्म बढ़ जाता है, लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, और जो ऑफ सीजन होता है तो वहीं पे लोगों की आमदनी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इवन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एमओयू साइन किया था ताकि एक दूसरे के देश में हम टूरिज्म को बढ़ा सकें। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंक 54 टॉप किया जापान ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है और इंडिया की रैंक आ गई 150th इन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें बताया जाता है कि क्या किसी जर्नलिस्ट को उनकी कंट्री में अपने बात रखने की आज़ादी है या नहीं, अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस या सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी है या नहीं, ये सब आ जाता है आपका। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया और इंडिया की रैंक 150 रही। यहाँ पे टॉप करने वाली 3 कंट्रीज थी, फर्स्ट पोजीशन 3 कंट्रीज ने शेयर की, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन ने। फिर आ जाता है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है और इसमें टॉप करने वाली स्टेट है गुजरात। फिर हम बात करेंगे 12th एडिशन ऑफ क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे की पोजीशन रही 65th और आईआईटी दिल्ली की रैंक रही 72। ठीक, और यहीं पे अगर मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया, गुजरात ने टॉप किया। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा गुजरात ने टॉप किया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये तो था 2022 का, और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें ये भी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी और किस स्टेट ने टॉप किया, वो भी आपका गुजरात ने ही। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न क्या होता है, वो कंपनी जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा होती है, मतलब अराउंड 7600 करोड़ रुपीज से ज्यादा जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक यूनिकॉर्न कंसिडर किया जाता है अगर वो एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो अगर ग्लोबल यूनिकॉर्न डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में अब टोटल 101 यूनिकॉर्न है। रिसर्च के डाटा रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डाटे को रिलीज किया जाता है। और इसमें इंडिया की रैंक देखी जाए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए इंडिया के स्टार्टअप्स के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहां पर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आ जाता है आपका चाइना और थर्ड पे है हमारा इंडिया। फिर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, ये रिलीज किया जाता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर। इंडिया की रैंक रहेगी 66 और टॉप किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की पोजीशन आ जाती है 4th पावर इंडेक्स में और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये बताता है कि सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी कौन सी है वर्ल्ड में रहने के लिए, वो है टेल अवीव। ये है इजराइल की सिटी टेल अवीव, सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी मानी जाती है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड रहने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थे इंडेक्सेस। अब कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट्स आपको एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करने के लिए होती है कि इस टॉपिक पे बात की गई और इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है या फिर किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। जैसे हम देखें कि इंडिया की रैंक आई 150th इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज की गई थी। और ये जो रिपोर्ट थी ये आपकी कौन सी थी, याद रखिएगा, ये रिलीज कब की गई थी, सॉरी ये रिलीज की गई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दौरान, जो कि 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और एक चीज और, ये आपकी 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट थी जो कि 3 मई को रिलीज की गई थी। 3 मई को क्या होता है, आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसको रिलीज किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें बताया गया इंडिया की रैंक 150 थी, जिसमें से टोटल थी 180 कंट्रीज। 180 पे आ जाता है आपका नॉर्थ कोरिया और टॉप किया नॉर्वे ने, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे द इम्पैक्ट रैंकिंग की। इसमें इंडिया 4th बेस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन रहा 8 वेराइटीज में इन टॉप 300 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये THE रैंकिंग, द इम्पैक्ट रैंकिंग होती क्या, इसकी फुल फॉर्म, तो द होता है आपका द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देता है। इसका 4th एडिशन था। 110 कंट्रीज या आप रीजन्स ने इसने पार्टिसिपेट किया और बताया गया कि जो वर्क कर रहे हैं, कंट्रीज वर्क करें टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अक्रॉस 18 टेबल्स, या फिर जो इनकी तरफ वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात देखें इम्पैक्ट रैंकिंग की, तो ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट पे रही आपकी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, सेकेंड पे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी USA की, और थर्ड पे आ जाती है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि है कनाडा की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे रैंकिंग में आई, एक तो है अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि इंडिया की है 41st पोजीशन पे, एंड 74th पोजीशन पे आ जाती है LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। ठीक है, ये भी आपकी इंडिया की है 74th पोजीशन पे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है गिलबर्ट हुआंगबो। गिलबर्ट हुआंगबो के रिलेटेड आपको न्यूज़ याद रखनी है कि ये पहले अफ्रीकन थे जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी एक रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड में हैव लॉस्ट अराउंड 11.2 करोड़ जॉब्स, ये ILO के द्वारा रिलीज की गई। अभी ये डाटा काफ़ी पहले रिलीज किया गया था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये तो पहले देखिए, मैं आपको डाटा बताता हूँ फिर इसके बारे में इम्पैक्ट बताता हूँ कि ये डाटा आप कितना ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट ILO की, जो थी ILO मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये 9th एडिशन था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, और इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल ग्रोथ है ना, इस प्रोजेक्टेड टू बी जस्ट रीच 3.6% इन 2022, विच इज 0.8 टाइम्स लोअर देन इन जनवरी 2022 प्रोजेक्शंस। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोग अब अपनी जॉब खोने वाले अराउंड 11.2 करोड़ पीपल लेके खो चुके हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा जॉब लॉसेस होने वाली हैं। समझते हैं इस बात को। कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से क्या था, जो MSME सेक्टर था, यहाँ पर क्या आ जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस, यहीं पर क्या आ जाते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस अपने एम्प्लॉय करते हैं लेबर्स को, इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। कोविड-19 वजह यहाँ पे तो लेबर्स ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं। इन डेली वेजेस वर्कर्स को जब लॉकडाउन लगा था तो इनके पास आय खत्म हो गई थी, इनके पास अर्निंग खत्म हो गई थी, जो अपनी सेविंग्स थी ये उस पर गुजारा कर रहे थे। ये जो डेली भत्ते पे रहने वाले लोग हैं कि जिनको डेली कमा के डेली अपना गुजारा करना है, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी सरकारों के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए थे कि लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा, अन्न प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ था, लोगों ने अपनी जॉब खो दी। जो छोटे बिजनेस थे उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ा और उन्होंने जो अपने लोग रखे हुए थे काम करने के लिए उनको निकालना पड़ा, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे बिजनेस को। क्योंकि अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको सैलरी देते तो उनका काम तो नहीं चल रहा है, लेकिन वो सैलरी फिर भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी वर्कर्स को निकालना पड़ा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये काफ़ी चीज़ हुई, जो दूसरी स्टेट में लोग काम कर रहे थे वो अपने स्टेट में आना चाहते थे, जिसकी वजह से पहले वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं था। ये तो धीरे धीरे हम नेसेसिटी की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, लेकिन इससे पहले हमने देखा काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब से निकाला भी गया, उनको खुद भी उन्होंने छोड़ा कि वो अपनी फैमिली के साथ आ सके। फिर अब हम देख रहे हैं दूसरी चीज़, ये तो थी पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है अब यूक्रेन वॉर।
यूक्रेन वॉर का वर्ल्ड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियली। किस वजह से? क्योंकि इसी की वजह से हम देख रहे हैं जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, स्काई रॉकेट हो गए हैं। इसके वजह से हमें देखने को मिल रहा है प्राइस बढ़ रहा है। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है, अगर जिसका प्राइस बढ़ेगा तो ये साथ ही लेके अपनी हर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा देगा। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में हम जो लॉजिस्टिक करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसमें पेट्रोल का खर्चा होता है, और वही पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट आप इधर से उधर ले जा रहे हैं या फिर जिसको आप बेचने चाहते हैं, आपने डेवलप किया है, उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या देख रहा है कि हम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है। और अब धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से अब हम फ्यूचर में रिसेशन भी देख सकते हैं। और अगर रिसेशन आता है फ्रेंड्स, रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बंद हो जाती हैं, जो सस्टेन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी लोगों की जॉब चली जाएगी। तो ये जो डाटा यहाँ पे बताया गया है ना 11.2 करोड़ रुपए का, ये डाटा आप ऐसे समझिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की। इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रहेगी 54th पोजीशन इन द ट्रैवल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, जापान की रहेगी टॉप पोजीशन, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे आ जाता है स्पेन। और इंडिया की रहेगी 54th पोजीशन इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। फिर आपको थीम याद रखनी है। इसकी थीम थी रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। ये आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की डाटे की बात करें, जिसमें 54th पोजीशन थी, और ये आपकी थीम थी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि इन्होंने ही जब लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने बताया था कि लोगों को अपने हाथ साफ रखने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो अगर कोविड-19 का वायरस इनके हाथ पे है तो जिससे अब फिर वो अपने जैसे फेस को टच करेंगे तो वो वहां तक स्प्रेड नहीं होगा, अपना खाना खाएंगे तो उनकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो प्रिकॉशन के तौर पे उन्होंने बोला कि अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा धोइए एंड अपने हाथ को साफ रखिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए कि ताकि कोविड का वायरस मर सके अगर वो प्रेजेंट हो। और इसी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने हाथ को साफ रखते हैं, अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो अराउंड 70% ऑफ द इन्फेक्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ये WHO के द्वारा बोला गया। फिर WHO से रिलेटेड न्यूज़ देखें तो नो टोबैको ऐप, ये इनके द्वारा रिलीज की गई। फिर आ जाता है ये WHO वर्क कर रहा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि है जामनगर में। जामनगर का है गुजरात में। ठीक है, इसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। कोविड-19 के वेरिएंट्स को नेमिंग किसके द्वारा की गई? WHO के द्वारा की गई, ग्रीक अल्फाबेट्स में की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इससे पहले याद रखना WHO की ही रिपोर्ट थी जो कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के द्वारा रिलीज की गई थी 5 मई को। और ये जो रिपोर्ट में हमने बात की 70% इन्फेक्शन मर जाते हैं हैंड हाइजीन को क्लियर रखने के लिए, वो आया था फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। इस रिपोर्ट में डाटा आया गया था। और इसी के साथ साथ थीम भी याद रखिएगा इसकी, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर दैट वैल्यूज हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये थीम भी आपको इसकी याद रखनी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट निकाली गई, फॉस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हम जानते थे अभी तक हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करते थे एनर्जी जनरेट करने के लिए। जैसे हम कोल को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है कोल, पेट्रोल, फिर आपका डीजल आ जाता है। इनसे क्या होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज किया जाता है, और इससे क्या होगा, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी चीज़ नहीं है, ना कि ह्यूमंस के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक, क्योंकि यही हवा को हमें सांस लेना है, और इसी में अगर आप पॉल्यूट कर देंगे तो वो एक हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, पहली चीज़। फिर अब क्या है कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग ह्यूमंस को समझ आया कि अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ट्रांसफर करते हैं तो कैसा रहेगा। इसमें आपकी विंड एनर्जी आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है, जियोथर्मल एनर्जी आ जाती है, हाइड्रोजन फ्यूल आ जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन आ जाता है। इसी में ही आपको याद रखना पड़ेगा, अब जैसे हमारा बायो गैस, या फिर अगर हम देखें इवन CNG भी आपका एक फ्यूल है जो कि कार्बन रिलीज नहीं करता है। तो ये चीज़ें क्या है, अब हम इस पे शिफ्ट कर रहे हैं। इवन अब जो आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है तो वो ध्यान रखती है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको मीट करें।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली का है, ये कंप्लीटली किस एनर्जी पे वर्क कर रहा है, जो कि हाइड्रो प्लस सोलर एनर्जी से इनको एनर्जी जनरेट करके मिलती है, और ये सिर्फ इसी पे वर्क कर रहा है। मतलब अब ये फॉसिल फ्यूल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। इवन इनका टारगेट है कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने का इनका एम रहेगा। क्या एम रहेगा? कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने का 2030 तक। एक तो चीज ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अब हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर को भी साफ रख सके, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। और ऐसे अब जैसे सोलर एनर्जी है, देखा जाए तो सन से सोलर एनर्जी आती है, और इसको हम इनॉमरस अमाउंट में ट्रैप कर सकते हैं एंड फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एनर्जी स्टोरेज का एग्जांपल देता हूं। एनर्जी स्टोरेज, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, आप एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये एक फील्ड है, ठीक है, यहां पे आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं यहाँ पे। ठीक, ये सारे सोलर पैनल्स क्या करते हैं, एनर्जी को जब सन दिन में क्या होता है एनर्जी गेन करते हैं, और यहाँ पे क्या है बड़े बड़े स्क्वायर नहीं, यहाँ पे बड़े सारे क्यूब्स हैं। मतलब आप समझिए आपका जितना एक रूम है उतना बड़ा बड़ा है, पत्थर है, क्यूब्स है, यहाँ पे मशीन है। तो ये क्या करती हैं, जैसे जैसे एनर्जी यहाँ पे आएगी, मैं स्टोरेज डिवाइस की बता रहा हूँ कि एनर्जी कैसे स्टोर कर सकते हैं एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में। ठीक, अब इस एनर्जी क्या होगा, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी एनर्जी तो यहाँ से ग्रिड में लोगों को भेज दी जाएगी, लेकिन जो एक्सेस एनर्जी यहाँ से सन से हमने इन सोलर पैनल से जनरेट करी, वो क्या करेगी, यहाँ पे एक मशीन होगी, वो मशीन क्या करेगी, इस क्यूब को उठाएगी और इस क्यूब के ऊपर रख देगी। अब वो ऐसा क्यूब हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो इस क्यूब को उठाएगी, इसको फिर यहाँ पे रख देगी, इस क्यूब फिर एक्स्ट्रा एनर्जी इस क्यूब को उठाएगी और इसके ऊपर रख देगी। तो एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg और h। तो जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी आप देखेंगे, तो इसकी वजह से हमारे इन ब्लॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अब क्या होगा फ्यूचर में, अगर मान लो हमें दूसरी इस एनर्जी को वापस चाहिए, भाई डिमांड बढ़ गई है, गर्मी आ गई है, लोगों को एसी चाहिए अपने घर में, तो इस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, ये जो ब्लॉक्स हैं फिर क्या करेगी, यही मशीन इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे लाएगी, और नीचे लाने पे वहां पे मशीन्स होंगी, टरबाइंस होंगी जो रन करेंगी इसको, क्योंकि ग्रेविटी की मदद से ये अपने आप नीचे आ जाएगी। कोई एडिशनल जरूरत तो नहीं लगी, बस जरूरत लगी थी इसको ऊपर रखने में। तो हमने एनर्जी ऊपर mgh की फॉर्मेट में स्टोर कर ली, और जैसे ही हम ऊपर से इसको नीचे लाएंगे, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh की फॉर्मेट में, उसको मशीन से कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी जो हमने स्टोर की थी वो अब यूज की जा रही है घर में। तो इसको जैसे जैसे नीचे लाए जाएंगे, वो एनर्जी मशीन को रन करेगी, और वही मशीन रन करके एनर्जी प्रोड्यूस करके आपको घर में भेजी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज की एक थीम कह सकते हैं आप, कहीं पे लागू नहीं हुआ है, बट ये एक फ्यूचर कंसेप्ट है जो कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रहेगा अगर आप समझते हैं। तो ग्रेविटी की मदद से आपने एनर्जी को स्टोर किया, सोलर एनर्जी से आपने पत्थरों को ऊपर रखा, और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया, और उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर जब आपको जरूरत पड़ी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर फ्रेंड्स एक बात बताओ, अगर मैं कहूं पिरामिड्स भी तो ऐसे रखे गए हैं, क्या पिरामिड्स भी आपके एनर्जी स्टोरेज डिवाइस थी? कमेंट करके जरूर बताना आपका व्यूज क्या रहेगा। क्या आप समझते हैं पिरामिड्स भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस थी? क्योंकि वो भी बड़े बड़े क्यूब्स हैं जिनको ऐसे फॉर्मेट में रखा गया, अगर उनको नीचे लाते हैं हम ब्लॉक बाय ब्लॉक, तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी को हम एज अ की ट्रांसफर करके दूसरी एनर्जी में यूज कर सकते हैं या नहीं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके सारे व्यूज क्या है। मैं कह नहीं रहा हूं कि पिरामिड्स एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है या फिर वो एक बैटरी है, बट स्टिल जो हमने अभी कंसेप्ट देखा ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके क्या व्यूज रहेंगे जरूर कमेंट करके बताना। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो मैं डेफिनेटली चाहता हूं बच्चे कमेंट करके बताएं, मैं देखना चाहता हूं उनके क्या व्यूज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन की रिपोर्ट के बारे में। ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा रिलीज की गई। इसके अलावा याद रखना, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ना, किसी भी एरिया के डेमोग्राफी का हमें डाटा देता है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं,
कहाँ पे कितनी बड़ी फैमिली है, फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं कितनी लड़के हैं, इन सब का डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ये कैसे हेल्प करता है, ये देखो इलेक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा कोई भी फ्यूचर में अगर हमें गवर्नमेंट प्लान बनाती है ना, उस प्लान को बनाने के लिए ये सारे सर्वेस बहुत ज़रूरी होते हैं कि कहाँ पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड की जा रही है किसी एरिया में। अगर वहाँ पे हम इतने लोग बसाते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी होगी। वहाँ पे हमें हॉस्पिटल चाहिएगा, कितने हॉस्पिटल चाहिएंगे पॉपुलेशन के हिसाब से पता आएगा। बच्चे कितने ज़्यादा, अगर किसी एरिया में बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे पार्क्स होने चाहिए, वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, वहाँ पे स्कूल्स होने चाहिए, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो उनके नीड्स को कैटर करेंगे। तो ये सारे प्लान्स ना इन डाटा के हिसाब से ही लाया जाता है, इन सर्वे के हिसाब से। तो देखा जाए तो जो सबसे पहला सर्वे किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 92-93 में था, फिर जिसमें सबको इंक्लूड किया गया एक्सेप्ट सिक्किम। फिर सेकंड आया था 98-99 में, थर्ड आया था 2005-06 में, फोर्थ आया था 15-16 में, और जो अब फिफ्थ आया है ये आपका है 2019-21 में। ठीक है, ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें डाटा याद रखिएगा कि 17 फील्ड एजेंसीज ने कंडक्ट कराया ये फिफ्थ एडिशन ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें अराउंड 7,24,000 वीमेन का डाटा था और 1,01,000 मैन टू प्रोवाइड डिसएग्रीगेटेड एस्टिमेट्स अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन सब की चीज़ों की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के बारे में। अभी हम देखेंगे एनएसओ के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट रिलीज किया, डाटा का रिलीज किया गया। और एनएसओ ही आपको याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये आपका जीडीपी से रिलेटेड डाटा रिलीज करता है ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने अभी थर्ड क्वार्टर फॉर 2021 जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होता है, इसका डाटा रिलीज किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बताया गया कि 8.7 दर रहेगी, 8.7% की अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी फॉर द थर्ड क्वार्टर 2021 में। और इसी को अगर मैं सेकंड क्वार्टर कर लूँ 2021 में जो कि जुलाई से सितंबर है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 9.8% की। और ये आपका डाटा रिलीज किया गया थर्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जो कि रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। मूविंग ऑन, ये डाटा हम देख ही चुके हैं। सोफो रिपोर्ट भी कहते हैं हम इसको, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 की, जिसमें बताया गया कि पिछले 30 सालों में अर्थ ने 10% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को खो दिया है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ अनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। ये डॉक्टर बिबेक चौधरी जी के द्वारा रिलीज की गई, जो कि चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है। ये इनइक्वालिटी ऑफ क्या है, किसकी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम? अगर हम देखें, पहले मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, एलॉन मस्क की। ठीक है, एलॉन मस्क हम जानते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। इनकी वेल्थ $200 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, 2009-2019 बिलियन डॉलर थी कुछ। अगर देखा जाए तो एलॉन मस्क अकेला नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, इन सब कंट्रीज को खरीद सकता है वो अकेला आदमी, और उसके पास खरीदने के बाद और पैसा बच जाएगा। इवन वो अभी ट्विटर को बाय करने की बात कर रहा था, 43-44 बिलियन डॉलर में इनकी डील साइन हुई थी। ठीक है, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है किसी एक इंडिविजुअल पे। और बाकी अगर हम देखते हैं काफ़ी जगह तो ऐसी हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में है, लोगों को चाय पीने से मना कर दिया है। चाय की जगह वहाँ के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने बोला कि आप सत्तू को पिए, क्योंकि चाय खरीदने के उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। श्रीलंका का एग्जांपल देखें, श्रीलंका में लोगों के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे भी नहीं है, और उनके पास, सरकार के पास ही पैसे नहीं है पेट्रोल खरीदने के। आप लोग तो छोड़ ही दीजिए, सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सके और उनकी डिमांड को पूरा कर सके। वहाँ पे हमने देखा बच्चों के जो एग्जाम्स होते थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। रीज़न बीइंग वहाँ पे पेपर ही ख़त्म हो गया है। जो प्रिंट करके लोग बच्चों को पेपर दिया जाता था एग्जामिनेशन के लिए, वो ही वहाँ पे नहीं है। इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में। और पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे पाकिस्तान में भी अब श्रीलंका जैसा ही हाल हो सकता है इन द कमिंग डेज और वीक। तो आप ये देखिएगा कि एक तरफ तो लोग, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं या गरीब नेशन है वो और गरीब होते जा रहे हैं। इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। जिस आदमी के पास पैसा है वो अपने पैसे को और बढ़ाता जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। यही यहाँ पे द स्टेट ऑफ द इनइक्वालिटी इसमें बताया गया है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे देखा जाए तो रिपोर्ट मैंने आपको एक पढ़ाई थी
कि जो इंडिया में थे ना मिलेनियर्स, वो बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया लॉकडाउन के टाइम पे। जो नॉर्मल मिलेनियर थे, कुछ लोग तो मिलेनियर थे वो बिलियनियर हो गए, उन्होंने इतना पैसा कमाया लॉकडाउन के टाइम पे। और कुछ लोग ऐसे हैं, हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो अपने काम को छोड़ छोड़ के नंगे पाँव अपनी साइकिल लेके गर्मी में दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, दिल्ली से अपने देश जा रहे हैं, यूपी से अपने बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि उनकी सेविंग भी खत्म हो गई उस टाइम पे, जो सेविंग उन्होंने सालों से बचा के रखी थी कि हाँ अपने घर पे खर्चा करेंगे या किसी और चीज़ पे इमरजेंसी फंड हो सकता है, वो सारा इमरजेंसी फंड भी खत्म हो गया कोविड के टाइम पे, क्योंकि काम मिल नहीं रहा और घर चलाना है, खाना पीना भी है, पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमारी का बिल, उसका खर्चा, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा गया। तो फिर हमने क्या देखा कि जो गरीब लोग वो तो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो जो ये गैप है ना, ये बहुत बढ़ गया है। कुछ 1 से 2% ही, आप ऐसा समझिए, इंडिया में 1 से 2% लोग ही टॉप 90% ऑफ वेल्थ है उनके पास, और जो बाकी 99% लोग आ जाते हैं उनके पास बची हुई 10% वेल्थ है इंडिया में। इतना ज़्यादा वेल्थ का रेशियो, हम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया में। और इसी रिपोर्ट को यहाँ पे बताया गया डॉक्टर बिबेक डेब्रॉय के द्वारा, जो कि चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर। और इस रिपोर्ट का नाम था द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं चेन एनालिसिस। हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी किस पे वर्क करती है अगर पूछा जाए तो याद रखना, क्रिप्टो करेंसी जो थीम पे वर्क करती है ना, वो है आपका ब्लॉकचेन। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है क्रिप्टो करेंसी। फिर इसी से रिलेटेड याद रखना, चेन एनालिसिस ने डाटा निकाला क्रिप्टो गेन्स का, मतलब क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट्स का डाटा निकाला कि किस कंट्री के प्रॉफिट ज्यादा हैं या किसके कम। इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है 2021 में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा हमें क्रिप्टो करेंसी का गेन्स देखने को मिला। और यहीं पे अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पोजीशन आ जाती है 21st 2021। मैंने बताया 2021 में क्रिप्टो करेंसी गेन्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 21वीं रैंक रहेगी, ये याद रखिएगा। और ये डाटा रिलीज किसके द्वारा, चेन एनालिसिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज करा गया। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। देखो, सबसे पहला जो स्वच्छ भारत मिशन आया था वो आया था 2014 में अंडर द मिशन। ये किस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो महात्मा गांधी जी के व्यूज से ऑन स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया, उसके बेसिस पे इसको निकाला गया, रिलीज किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को। फिर ये था 2014 में, फिर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। फिर इसी के साथ साथ जो थीम आ जाती है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वो क्या थी, गार्बेज फ्री सिटीज। ये थीम रहेगी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यहीं पे बात किया गया, फर्स्ट फेज 2014 में आया क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत, जो कि महात्मा गांधी का विजन था, उस पे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर जो स्वच्छ भारत अर्बन मिशन है, इसको एक्सटेंशन मिल गई 2021 से 2026 तक, इसको एज अ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। और यहाँ पे थीम क्या रहेगी, टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो थे आपके रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। इसके अलावा एक दो न्यूज और देख लीजिए जो पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस, वो है EKA E9। EKA के दो, इस कंपनी EKA के द्वारा इसको रिलीज किया गया, बनाया गया था EKA E9, और लगा देना बस का नाम हो जाएगा। ठीक है, पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस EKA 9। EKA E9 किसके द्वारा, EKA के द्वारा डेवलप की गई। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन सतर्क की। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 2022 में। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक और, हम बात करेंगे इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। आई रिपीट, इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल कहां पे बनाया जाएगा, किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, पहला नहीं, बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और चाइना ही याद रखना अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट सेशन जो करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। इंडेक्सेस हम देख ही चुके हैं स्टार्टिंग में, एंड रिपोर्ट्स भी हमने कवर की, तो ये दोनों एक बार फिर से पढ़ लेना। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सेस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वो तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स,
अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप चाहते हैं ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम न्यूज़ कवर करें तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा एंड आप जानते हैं आपके कमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जैसे डिफेंस बाय विकास राणा, नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा। ये आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड आपको हमारे रिलेटेड टॉपिक के करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा सेशन होता है एंड आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारी वीकली एंड मंथली वीडियो को देख लेते हैं तो ये समझ लेना आपका 90% काम तो यही हो गया। और आपने 2-3 बार हमारी वीडियो को देख लिया ना, वीकली और मंथली, क्योंकि ये वीडियोस ऐसी होती हैं, ये कंपाइल्ड वीडियोस होती हैं आपके करंट अफेयर्स की, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं मोस्टली यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 2-3 बार तो ये समझ लेना आपको 100% आपका कंटेंट क्लियर रहेगा। करंट अफेयर्स की वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं करंट अफेयर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।